मध्य प्रदेश ही नहीं, देश विदेश के बड़े बड़े घटनाक्रमों पर, वो चाहे राजनीतिक हों या सामाजिक हों या आर्थिक हों, पर अपनी बेबाक राय रखने वाले हॉटलाइन न्यूज़ एंड नेटवर्क के संचालक राजा शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। राजा शर्मा जी की कई टिप्पणियां, आप ये मान लीजिए, जो घटनाक्रमों पर नज़र रखते हैं, वो कई टिप्पणियां ऐसी होती हैं जो 2 साल बाद, 1 साल बाद फलीभूत होती हुई नजर आती हैं। शॉर्ट टाइम की भी बहुत छोटी छोटी सूचनाएं भविष्य में बड़ा रूप लेती हैं, सामने दिखाई देती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को चुन रही थी, मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर के बातचीत हो रही थी, जो कवायद चल रही थी, उस समय सबसे पहला नाम डॉक्टर मोहन यादव का राजा शर्मा जी ने लिया था। और जैसे ही ये नाम बाहर आया, उसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिए गए। बात चाहे ट्रंप की हो, बात चाहे मोदी के कदमों की हो, बात चाहे मोहन यादव के कदमों की हो, या मध्य प्रदेश की प्रशासनिक, देश की प्रशासनिक व्यवस्था की हो, जो टिप्पणी होती है वो सामने वही के वही होती हुई नजर आती है। राजा शर्मा जी, ये कैसे आप करते हैं? क्योंकि आपने मिडिल ईस्ट को लेकर के 2 साल पहले टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी आज जाकर फलीभूत होती हुई नजर आ रही, वो जो घटनाक्रम घट रहा है आज हमारे सामने। थैंक यू गौरव भैया कि आपने मेरे विषय में आपके दर्शकों को इतना विस्तार से बताया। और जब मुझे आपके इस संवाद से अटल बिहारी वाजपेयी का एक कविता की एक पंक्ति याद आती है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो जिसका मन बड़ा होता है वही किसी व्यक्ति की बड़ी बात कर सकता है। तो सबसे पहले आपको साधुवाद इस बड़पन के लिए। अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये मिडिल ईस्ट का या तमाम प्रकार के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए मिडिल ईस्ट वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आपकी जानकारी में होगा कि मैंने जब 2022 में लिखा था, कोविड चल रहा था उस समय लिखा था ये, कि मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने की आवश्यकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को अध्ययन करने का, एक एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करने का एक मेरा पर्सनली हॉबी है। इस पे मैं कुछ न कुछ पढ़ते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, समझते रहता हूँ। तो उस समय मुझे प्लानिटरी इक्वेशंस ये नज़र आने लगी थी कि 2024 के बाद मिडिल ईस्ट पे मुझे शस्त्र गर्जना, अग्नि मिसाइलें नज़र आ रही थी। ये सब सितारों के संवाद की बात है। सितारे अपने संकेत देते हैं कि ग्लोबली सितारों का कौन से पार्ट पे, देश दुनिया के कौन से पार्ट पे इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिस विषय को जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो तो उसकी पारंगता या उसकी गंभीरता को समझता है। बाकी हो सकता है अन्य लोगों के लिए ये साइंस इतना मैटर नहीं करता। चूँकि ये साइंस मेरे लिए मैटर करता है, इसलिए इस आधार पर मैंने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया था। और फिर उस समय ये भी लिखा था कि आप मिडिल ईस्ट पर नज़र रखिएगा, खासतौर से अरब कंट्रीज़ जो है आग में झुलसी हुई नज़र आएगी। उसका कारण भी बता देता हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आसमानी सुल्तानी विषय नहीं है ये, कि जब राहु और मंगल की युक्ति होती है, उस देश दुनिया के ग्लोबल पोजीशन में उस तरफ देख रही थी, तो एक संकेत मिल रहा था कि ये अरब कंट्रीज़ के ऊपर इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। उस समय तो बाइडेन खुद राष्ट्रपति हुआ करते और ट्रंप तो बने ही नहीं थे। फिर जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी मैंने जिक्र किया था, आपको ध्यान होगा गौरव भैया, कि मोदी जी ट्रंप पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ट्रंप इस बार आउट ऑफ बॉक्स चलेगा और ट्रंप का रौद्र रूप भी देखने को आपको मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है, ये जो दुनिया अब भोग रही है, पाप झेल रही है, ये ट्रंप के कर्मों का ही पाप झेल रही है कि देश दुनिया मिडिल ईस्ट से लेकर अब दुनिया नॉर्थ तक जाने लगी है, वेस्ट एशिया तक जाने लगी है। ये पूरा जो मामला है, इसमें तो मेरी पॉलिटिकल स्टडी प्लस एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट था। देश के हालात भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक दलों में टूट फूट होती है, या राजनीतिक दलों में सरकारें जो अपनी जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही हैं, और इसको लेकर के आप कई बार बहुत तीखी टिप्पणी भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो तीखी टिप्पणी करने के साथ साथ वो टिप्पणी आप उस संबंधित व्यक्ति को भी टैग करते हैं। तो इन राजनीतिक हालातों पर आपका क्या कहना है?
देखिए, देश की पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी जो है वो तो आपको दिख रही है। यूजीसी से में भी केंद्र की सरकार कटघरे में आई है। प्लस आप देखिए, गैस की टंकियों का मुद्दा उठा के देख लीजिए, सरकार का तनाव बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ी हुई है जिसको अपन महंगाई दर बोल रहे हैं। तो देश जो एक संकट के दौर में तो है, इसको तो आप मान के, दुनिया भी है, ऐसा नहीं है केवल भारत ही है, दुनिया ही संकट के दौर में है। लेकिन आप चूँकि भारत की राजनीति परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और आने वाले समय में और बढ़ भी सकती है। प्लस उसका असर खास तौर से इकोनॉमिक फ्रंट पे पड़ना है। इकोनॉमिक फ्रंट पे जब पड़ता है, जब आपका क्रूड ऑयल जो है महंगा होने लगता है। वो क्रूड आज की रेट में 115 रुपये पर बैरल चल रहा है, जो आज से एक महीने पहले 70-80 के आसपास हुआ करता था। तो जब क्रूड महंगा होता है तो बाय प्रोडक्ट सभी महंगे होते हैं, चाहे फिर एलपीजी हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो। आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो डॉलर पहली बार 93.32 पैसा क्रॉस कर गया है। यदि डॉलर 94 रुपये के आसपास चला गया है तो आप समझिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक पैसे का बहुत मैटर करता है सर, आपके मेरे लिए एक पैसा मैटर नहीं करता है। आपने हमेशा देखा होगा डॉलर का फिगर पॉइंट पैसों में भी आता है, ठीक है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि एक एक पैसा का मिलियन बिलियन डॉलर्स के आधार पर उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। तो डॉलर आज यदि 93.32 पैसा क्रॉस कर गया, उसका असर भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखने को मिलेगा। अमेरिका का टैरिफ एक बड़ा फैक्टर रहा ही है। अमेरिका कभी आपसे कंसिडर करता है, कभी आप पे टैरिफ थोप देता है। इंटरनेशनली हमारे जो संबंध हैं, अब हम चाइना से सुधारने लगे हैं, जो जिसको आज से साल 2 साल पहले चाइना के पिचकारियों और चाइना के दिवाली के समय झालरों का भी हम लोग विरोध करा करते थे, वही लोग आज चाइना से गले लग रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल जो है ना, ये भारत की राजनीति के लिए और विश्व की राजनीति के लिए, दोनों के लिए डिस्टर्बेंस है। और ये डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं आज है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि ये डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट 2026 पूरा चलेगा। हाल ही में सोने और चांदी के भावों में बहुत तेजी देखी गई, उछाल देखी गई। क्या ये जो उछाल है ये डॉलर के रेट्स के कारण है या इसके और कोई भी वजह हो सकती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर से सवाल इसलिए है, सोना चांदी का आपने जो गंभीर विषय उठाया है। सोना चांदी को मैं थोड़ा सा सामाजिक एंगल से ज़्यादा देखता हूँ, इंडस्ट्रियल एंगल से कम देखता हूँ। शादी विवाह में हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। किसी के घर में शादी है, बेटी को कितना गोल्ड देना है, बहू को कितना गोल्ड डालना है, पुत्र को कितना देना है, ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़े विषय हैं। और ऐसे में सामान्य वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों का खासतौर से मरण भी हो रहा है, क्योंकि गोल्ड अब अराउंड 1,60,000 1,70,000 पहुंच चुका है। और चांदी तो हमने हाइट 4 लाख तक की देख ली थी। आपने सवाल पूछा ये क्यों हो रहा है, जो मेरी समझ है उसमें यह है कि दरअसल चाइना जो है ना कमोडिटी में डील करता है सर। पूरा चाइना का मार्केट जो है मेटल में डील करने का है, ठीक है। और अमेरिका जो है वो डॉलर से और इक्विटी में डील करने वाला देश है। तो ये चाइना और अमेरिका का जो बीच में गैप आ रहा था कि पूरा पैसा लोग गोल्ड में या सिल्वर में लगा रहे थे, तो दुनिया का पूरा पैसा जा रहा था चाइना में, ठीक है। तो एक अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने एक मार्जिन थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मार्जिन थ्योरी से मतलब ये है कि आपको इतना गोल्ड चाहिए तो उसके पहले इतना मार्जिन आपको जमा कराना होता है। तो उसके कारण मार्केट आपने देखा 4 लाख तक चले गया, फिर नीचे करेक्शन आता चले गया। और पिछले एक महीने से अराउंड सिल्वर जो है 2,60,000 2,65,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, और गोल्ड भी अराउंड 1.5 लाख के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ये 4 लाख क्यों चले गया? तो क्योंकि चाइना का बड़ा दखल हो गया था। लेकिन अब युद्ध मंड चुका है, तो अब सबका ध्यान कहाँ पे है? अरब कंट्रीज में, खासतौर से दुबई में है। देखिए, दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ी वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा पार्क हो रहा था, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन की पॉलिसी में रियायत है। तो जिसका जितना पैसा लगता है उसमें कोई टैक्स की अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। तो आप देखिए, रियल इस्टेट के बड़े बड़े प्लेयर्स दुबई गए थे, इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना पैसा वहाँ पार्क कर रहे थे। तो ईरान ने सबसे पहले अटैक कहाँ? दुबई पे किया। क्यों किया? कि अमेरिका का जो बेस है वो दुबई है, अरब कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है। तो उसको ऐसे समझिए, ट्रंप की कूटनीति ने, ट्रंप के षड्यंत्र की राजनीति ने मुस्लिम कंट्रीज़ को आपस में लड़ा दिया है, ये समझिए आप। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं तो इसका देश दुनिया पे, खास तौर से तेल वाले पार्ट पे इतना असर देखने को मिलेगा। मेरा मानना है ईरान ने आज जो हमले किए हैं बड़ी बड़ी रिफाइनरीज पे, आने वाले समय में क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा। अभी तो हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, हो सकता है डीजल पेट्रोल पे भी आने वाले समय में 15 दिन 20 दिन के बाद आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्योंकि
लगभग 20-30 साल पहले जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था अव्वल नंबरों पर आती थी, ऊपर आती थी, जिसके बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते थे। वर्तमान दौर आप क्या मान रहे हैं, और इसे सुधारने को लेकर के या इसे और उन्नत करने को लेकर के क्या सुझाव आप नहीं, देखिए, मेरी नज़रों में तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों का कोई बहुत फुटप्रिंट नज़र नहीं आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पहले अपन बात करते हैं, चलिए मंत्रियों के पावर्स की बात करते हैं। जब गवर्नेंस कहाँ दिखाई देती है? गवर्नेंस आपको तब दिखाई देती है जब मंत्री खुद पावरफुल होते हैं। पूरे सत्ता का केंद्र बिंदु तो खुद मुख्यमंत्री जी खुद हैं। किसी एक मंत्री के पास पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो तो बताइए। सब अपने अपने त्रास और वेदना रो रहे हैं हर जगह, क्योंकि उनके पास मतलब एक बाबू का ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार नहीं, एक फाइल पे उन पर नहीं चलती है, जब कैबिनेट में फ़ोटो खिंचा के आ रहे हैं। इनके पास किसी के पास पावर नहीं है, सब अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है, या उनके पसंद के 2-3 जो अफसर हैं वो सरकार चला रहे हैं। तो सरकार एक कलेक्टिव एफर्ट से चलती है, टीम लीडरशिप से चलती है, एक इंडिविजुअल से नहीं चलती है। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि अभी एक डिपार्टमेंट है जिसमें मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा शोकेस कर रखा है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जिसमें आपके इन्वेस्टर मीट होती है, रीजनल इन्वेस्टर समिट होती है, दावोस जाते हो, चेन्नई जाते हो, मुंबई जाते हो, वो एक प्रोजेक्शन हो सकता है। वो कितने समय बाद उसका रियल इन्वेस्टमेंट आता है, एक मैटर करता है। बाकी कोई सा एक डिपार्टमेंट मुझे गिना दीजिए आप कि इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में इसके आपको असर देखने को मिल रहे हैं। मेरी नज़र में न गवर्नमेंट का कोई गवर्नेंस दिख रहा है और न इन मंत्रियों के पास कोई पावर है जो ये कह सके कि हम खुद डिसीजन मेकर हैं और हमारी सुनवाई हो रही है। ये खुद दुखी अंदर से हैं। भारतीय जनता पार्टी में संवाद और समन्वय की राजनीति लंबे समय तक चलती रही और अभी भी कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक उसको सुना जाता है। और अगर हम साथ में देखें, प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है वो नियंत्रण की है। जो नीचे के लेवल पर विफलताएं सरकार को नजर आ रही या संगठन को नजर आ रही, क्या उन्हें वो जानकारियां नहीं है या जानकारियां उनके समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही? देखिए, जानकारी तो दिल्ली के पास भोपाल से अधिक होती है, ध्यान रखिए आप। उनका एक पैरेलल आईबी काम करता है। गवर्नमेंट का आईबी तो अपनी जगह है, उनका पैरेलल आईबी काम करता है। पैरेलल आईबी के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आपका गवर्नेंस कैसा है, आपका गवर्नमेंट कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, स्टेट में करप्शन कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, सब उनकी जानकारी में रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि कई बार क्या होता है कि जानकारी होने के बाद भी कई डिसीजन इसलिए डिले कर दिए जाते हैं कि वो समय का इंतजार करते हैं कि राइट टाइम पे कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए। जैसे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में आप देख रहे हैं 2 टर्म से पूरी की पूरी सरकार बदल दी जा रही है, आपने देखा, ठीक है। तो उस समय का इंतजार करते हैं। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश का संगठन महामंत्री का पोस्ट खाली पड़ा 1 महीने से है, और देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी पोस्ट खाली पड़ी है। कोई 5 साल से खाली पड़ा है, कोई 3 साल से पड़ा है, कोई 2 साल से पड़ा है। तो क्यों? इसके पीछे संगठन को भी समझ में आ रहा है, बीजेपी को भी समझ में आ रही है कि संगठन महामंत्रियों की पोजीशन से ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और मेरा तो स्पष्ट मानना है गौरव भैया कि संगठन के लोगों को सत्ता का मोतियाबिंद हो चुका है, इसलिए अब संगठन की वॉइस रही नहीं। वो मोर और लेस कई बार सत्ता की गोद में ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सबके इंटरेस्ट सॉल्व हो जाते हैं। जब इंटरेस्ट सॉल्व हो जाते हैं तो फिर उनका चेक एंड बैलेंस जिस काम के लिए उनको बैठाया था वो मकसद धूमिल हो जाता है। इस कारण आप समझिए, न तो सत्ता और संगठन में कोई सामंजस्य है, और सत्ता जो चाह रही है वो संगठन करता है। मध्य प्रदेश में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में पोस्टिंग को लेकर के जानकारी सामने आती है, लेकिन फिर ये टल जाती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और क्या हाल फिलहाल आप मंत्रिमंडल का कोई विस्तार देख रहे हैं? देखिए, ये सब टेबल ड्राफ्टिंग की और सोशल मीडिया की न्यूज़ें 2-3 महीने से चल रही है कि राज्यसभा में फलाना नेता जा रहे हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने या अन्य मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय को कई बार राज्यसभा भेज दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है। और कई बार मंत्रिमंडल का गठन कर भी दिया, रीवा से, मध्य प्रदेश से, इंदौर से, फलाने से, सब मंत्रियों। अभी मंत्रिमंडल को लेकर दूर दूर तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मंत्रिमंडल को लेकर दूर दूर तक न कोई चर्चा हुई है, न कोई संभावना है। अब आपने निगम मंडलों की बात की है, तो निगम मंडल बीच में हितानंद जी जब पोस्ट पे थे उस दौरान ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, अनाउंस होने की स्थिति थी। मेरी जानकारी में 70 नाम दिल्ली जा चुके हैं मध्य प्रदेश के, 70 नाम दिल्ली जा चुके हैं। वो उनकी टेबल पे पड़े हैं, उस पर निर्णय होना है। लेकिन मुझे लगता है अब ये जो बंगाल, बिहार, केरल, तमिलनाडु के चुनाव है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जल्दी डिसीजन हो भी जाए और न भी हो, दोनों बातें हैं।
तो निगम मंडल की लिस्ट दिल्ली जा चुकी है, कुछ नाम मेरी जानकारी में भी है, लेकिन गोपनीयता रखने के लिए ऐसा अपन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी मंत्रिमंडल के दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं नजर नहीं आती। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक चरम मुद्दा बन चुका है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस के परफॉर्मेंस को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कांग्रेस कुछ करती हुई नजर आ रही? अंग्रेजी में एक शब्द है एनपीए, समझते हो ना, ये बिजनेस का शब्द है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कांग्रेस मेरी नज़र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुकी है। कांग्रेस आज की डेट में चुनाव करा लो तो यदि 40-44 सीटें हैं तो घट के 20-22-25 ना हो जाए, ये भी इनके लिए कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई मुद्दे नहीं हैं, और छोटी छोटी जो सस्ती लोकप्रियता वाले हैं उन मुद्दों पे कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस की लीडरशिप पे मुझे कोई प्रकार की होप मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है। कि देखिए, होता ही है दरअसल कि बीजेपी अपने कर्मों से हारती है तो उसका अनड्यू एडवांटेज कांग्रेस को मिल जाता है, लेकिन कांग्रेस के अपने कर्म ऐसे कुछ नहीं है, न तो लीडरशिप है, न कोई मुद्दे हैं, न कोई परफॉर्मेंस है। ये सस्ती लोकप्रियता वाले छोटे छोटे मुद्दों पे जरूर काम कर लेते हैं, चाहे विधानसभा के आसपास या कोई छोटे मोटे जो गली मोहल्ले टाइप के ड्रामा होते हैं, लेकिन कांग्रेस में भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। बीजेपी अपने कर्मों से कितनी घटती है ये अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस अपने कर्मों से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ समय पूर्व आपने ज्योतिषी आधार पर मंगल को आधार मानते हुए आगजनी दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए कहा था कि संभल कर और सावधान रहने की जरूरत है। आप दिल्ली में देख लें, दिल्ली में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई, इंदौर में कल ही एक बड़ी आगजनी की घटना हुई, दीपावली के दिन भी इंदौर में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। आखिर आप क्या मानते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, बचने के उपाय तो एहतियात बरतना ही होता है। जिस मेरे एस्ट्रोलॉजी कमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने साफ साफ लिखा था, ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि मंगल और राहु नज़दीक आ रहे हैं, इसमें इस टाइप के योग बनते हैं, आगजनी के, खास तौर से गैस के, केमिकल रिसाव के, आगजनी के, चलती गाड़ियों में आग लगना, दुर्घटनाएं होना, ये एक प्रकार का योग है। मतलब ये मेरी पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज़ का समावेश करके लिखता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए लिखा, कि इसमें राजनीति में भी तनाव हो सकता है, समाज में भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो कई चीज़ें जो इनका आप जिक्र कर रहे हो, ये बड़ा अध्ययन, बड़ा रिसर्च के बाद लिखा जाता है कि मंगल और राहु साथ आ रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस घटना का आप इंदौर का जिक्र कर रहे हो, कितनी अनफॉर्चुनेट, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब देखिए, कारण तो आप और मैं अब दोनों ही नहीं जानते हैं कि ईवी से हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि परिवार के लोग बोलते हैं ईवी चार्जिंग पर लगा हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट इंसिडेंट्स, लेकिन घटना जो भी हुई है बड़ी दुखद हुई है, और इसके तथ्य पे जाना जरूरी है। इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या बिजली के पोल से हुई है या ईवी से हुई है? तो ईवी से हुई है तो आने वाले समय में ईवी चलाने वाले लोगों को, ईवी को चार्ज करने वाले लोगों को क्या सावधानियां बरतना चाहिए, उनका केबल का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, पावर कनेक्शन कौन सा होना चाहिए, घर का जो सबदूर का दिया हुआ कनेक्शन है या उसका अलग से सेपरेट कनेक्शन लेना चाहिए। कई मुद्दों को जन्म दे रही है घटना सर। इंदौर की इस घटना में एक बात और सामने आई कि लगभग 10 सिलेंडर उस घर में मौजूद थे, जबकि पूरे देश में सिलेंडरों को लेकर के क्राइसिस चली, गैस सिलेंडर्स को लेकर के। आप क्या मानते हो और इससे कैसे? देखिए, मेरे को चूंकि बहुत ज़्यादा, देखिए, सिलेंडरों की चर्चा आई है, अखबारों में भी आया है, जानकारी में भी आई है, लेकिन मुझे चूंकि इन सिलेंडरों के स्टोरेज का कोई बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने भी उसको बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं किया है। मुझे किसी ने बताया, वो केवल आपको बहुत बात कोट कर रहा हूँ, कि 5-7 सिलेंडर वो व्यक्ति इसलिए भी रखा करता था, पुगलिया परिवार, कि आसपास में किसी को जरूरत होती थी वो मदद करते थे। ऐसा केवल मेरी जानकारी में है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे केवल इतना जानकारी मैं इसलिए आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि सिलेंडरों का फटना, ये तमाम बातें हो सकती है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर आपका और हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर चूंकि मंगल और राहु, जैसा राजा शर्मा जी ने बताया, और इनकी जो इनकी बातें हैं वो बाद में भविष्य में भविष्यवाणी के तौर पर सच साबित भी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सुरक्षा के जो उपाय हो सकते हैं गाड़ी चलाते समय, सुरक्षा के जो उपाय हो सकते हैं घर में रहते समय, आप उन्हें अपनाएं और सुरक्षित रहें।
कैसे भी करके ये साल गुजरे और आपके लिए सुखद भी रहे, हम सबके लिए सुखद रहे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को देखते हैं, अगर समाचार पसंद आते हैं, ऐसे साक्षात्कार पसंद आते हैं, तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राजा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वो पहली बार हमारे कार्यालय पर पधारे हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ध्यान में रख करके आप आगे की रणनीति बनाएं। थैंक यू भैया।